नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने सामाजिक अध्ययन के क्लास में। आपको पता है कि हम लोग पहले ज्योग्राफ़ी को ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें कि ज्योग्राफ़ी के मैक्सिमम पार्ट आ चुके हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको फ़ॉलो कर लेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली कंटिन्यू बेस बनाकर एक तरह से कंटिन्यूअसली देख रहे हैं सारे लेक्चर को, तो इतना मान लें कि आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका केवीएस हो या फिर आपका कोई अलग आयोग का कोई पेपर हो, जैसे कि पेट हो गया या फिर यूपीटीपीएससी के थ्रू और भी सारे एग्जाम्स हो गए, या फिर आपके अन्य कोई राज्य स्तरीय एग्जाम या फिर केंद्र स्तरीय कोई एग्जाम हो, तो उसमें आप बैठ सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें कोई भी आपको मतलब कि एक ऐसा नहीं असहज करेंगे कि मुझे नहीं आता है चीज़ें। आप हमेशा दूसरे को जो कोचिंग्स करते हैं बड़े-बड़े जो काफ़ी दिनों से कोचिंग कर रहे हैं या फिर बहुत बड़े-बड़े कोचिंग में नाम लिखवाए हैं, उसके लेवल तक आप बहुत आसानी से आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ के। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। हम लोग हिमालय की सारी संरचनाओं के बारे में देख लिया था कई पार्ट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में कई सारे हिस्से हैं, तो एक-एक करके हम पढ़ेंगे। आखिर प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? यानी कि भारत के प्राचीन भूभाग को ही हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। भारत का प्राचीन भाग कौन सा था? गोंडवाना भूमि का भाग है। गोंडवाना भूमि का भाग है। जो प्राचीन भूभाग है भारत का, वह गोंडवाना भूमि का भाग है। मतलब कि अगर मैं इस पूरे पार्ट को जो आप ग्रीन हिस्से वाला देख रहे हैं, ग्रीन वाला हिस्से वाला ग्रीन ग्रीन जो साइड में है, उसको मैं यहाँ पे निकालूं ना, तो अगर इस प्रकार से भारत एक क्या है? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना? यह चीज है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इधर भी एक तरह से उच्चावच है। यह चीजें, यह क्या है? गोंडवाना का ही हिस्सा है, जो कि आर्कियन काल के चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। यह त्रिभुजाकार आकृति का है। आपको दिख पा रहा है? त्रिभुजाकार आकृति का है। त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। यह चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें मैं समझा के बताऊंगा। अगर रटना है तो उसके लिए लूसेंट भी पर्याप्त है, लेकिन एक बार समझ बनाने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक विश्वास है हमारे और आपके बीच का, ठीक है? यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बहुत सारी चीजें चट्टानों के अंदर से मिनरल्स वगैरह निकलती रहती हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है भारत का यह सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो आज से नहीं बहुत हजारों लाखों, मतलब कि इधर का पूरा पार्ट हिमालय का बनने से पहले कई वर्षों पहले, कई लाख वर्षों पहले इसका निर्माण हो चुका था। जो कि जो हमारा अफ्रीका है उससे टूटकर ये अलग हुआ है वाला पोर्शन। ये चीजें आपको जो दिख रहा है ना, यह पूरा का पूरा, ये चीजें आपको दिख रहा होगा। यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम पठार हैं। कौन कौन से? हम जैसे कि आपको दिखा देंगे। यह मालवा का पठार है। इसी में चंबल की घाटी वगैरह आपको नजर आ जाएगी। और ये आपका बुंदेलखंड का पठार है ना, मैं बताऊंगा आपको। और ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। यह पूरा पठारी भाग है। कुछ बड़े बड़े पठार हैं और कुछ जगह छोटे छोटे पठार हैं, मैं बताऊंगा आपको ये चीजें। ये आपका पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है, यह आपका पूर्वी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, बताऊंगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। विंध्यन के नीचे से एक नदी निकलती है, नर्मदा। ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। यह आपका तापी नदी है। तो इसके बारे में मैं नदियों की वीडियो लाऊंगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह हमारा एक तरह से छोटा नागपुर का पठार है। तो यह राजमहल हिल्स के मतलब बना हुआ है, पूरा का पूरा चीजें हैं। यहाँ पर राजमहल हिल्स पाई जाती हैं, जो कि उत्तर पूर्व में भी विस्तारित हैं। यहाँ पे आपको गारो, खासी और जयंतिया नाम के कुछ छोटे छोटे टाइप में पर्वत श्रृंखला दिख रहे होंगे, जो मैंने पढ़ा रखा है जब आप हिमालय का पाद हिमालय पढ़े थे, शिवालिक हिमालय उस समय। तो यह तीनों जो पठार हैं एक तरह से मेघालय पठार के नाम से जाने जाते हैं। मैं बताऊंगा, आगे बढ़ते चलते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है? सुनते चलिए, कुछ चीजें जो हो सके आप मैप बना के लिखते चलिए भाई। देखिए, यह सपाट भूमि सारे के सारे एक तरह से समय दृढ़ और अगम्य खंड के रूप में बनी रही है। मतलब कि हमेशा हमेशा देखेंगे तो ये पठारी भूमि जो है ना, बहुत शांति वाला क्षेत्र है। समझ रहे हैं ना? शांति का मतलब जो इसके पृथ्वी के अंदर जो उथल पुथल होते हैं ना, विवर्तनिकी घटनाएं जो होती हैं, जो धरातली घटनाएं, मतलब धरातली तरंगे जो होती हैं, जैसे भूकंप का आना,
तो यह सारी चीजें, यह सारी घटनाएं इस वाले पोर्शन के अंदर हमको नहीं देखने को मिलती, इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। ठीक है, यह चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और जो यह एक तरह से इसकी औसत ऊंचाई है ना इस पूरे उत्खंड का, इसे उत्खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खंड। इतना याद रखना। उत्खंड की उपमा किसे दिया गया है? तो बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार को उत्खंड का उपमा दिया गया है, क्योंकि इसमें जो भी पहाड़ियां हैं, इतने क्षेत्र में बहुत सारे पहाड़ियां, मैं एक एक करके काउंट कराऊंगा, गिनाऊंगा आपको, सब आप लिखते चलेंगे। आज हो सकता है कि मैं इस पे जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका मैं आपको सारी चीजें बता दूं, और कल एक एक पठार के विषय में कल से स्टार्ट कर दूं। तो ऐसे आप मेरे साथ बस बने रहिए, मेरे साथ लय में एक पढ़ाई करते रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें इस वाले प्रायद्वीपीय पठार में जो है ना कि बहुत छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे, मतलब बहुत छोटे ऊंचाई के, बहुत एक तरह से कह लीजिए कि लघु ऊंचाई के इसमें पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि पठारी इलाका है जो कि अधिकतर जो आपके ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है, परत दर परत दर परत दर जमते चले गए हैं। जहां पे परत मोटी है उससे हम मालवा का पठार, आपका कह लीजिए कि इधर आपका हो गया विंध्यन का पठार, छोटा सा विंध्यन का पठार, या फिर विंध्यन के पठार पे विंध्यन श्रेणी स्थित है पूरी तरीके से। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। और यह वाला क्षेत्र आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाता है, और बीच वाला जो हिस्सा है आपका क्या हो जाता है? बीच वाला हिस्सा जो है आपका हो जाता है बुंदेलखंड का पठार। तो यह चीजें भी दिमाग में रख लेना है। यह बुंदेलखंड का पठार है जो कि मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान में और कुछ दक्षिणी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से मिलकर बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है लोकेशन, तो लोकेशन याद रखेंगे सबका भाई। अभी मैं एक एक करके सबको विस्तार रूप से भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखना जो अरावली हिल्स है, अरावली आप देख पा रहे हैं, अरावली हिल्स है, अरावली की पहाड़ियां हैं। मैं इसको बहुत ही विस्तार रूप से खोलूंगा इसमें, बस अभी आप लोकेशन देख लीजिए। जो ये आपका पूरा का पूरा या पूरा का पूरी पठार है प्रायद्वीपीय, अरावली हिल्स से लेकर दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी तक, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी तक, और यहां से लेकर आपका राजमहल की पहाड़ी तक, या हाँ राजमहल की पहाड़ी तक एक त्रिभुजाकार बंद आकृति बनाती हुई एक आकृति है जिसे हम कहते हैं प्राचीन भूखंड भारत का। इतनी बातें क्लियर हैं? कहां से कहां तक फैली हैं? जो कि 600 से 900 मीटर तक ऊंची, अधिकतम ऊंचाई यहाँ की पर्वत श्रेणियों की जो है 600 से लेकर 900 मीटर तक है, जो इस क्षेत्र में पड़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि भारत का जो उच्चावच किसे कहते हैं। भारत के उच्चावच के नाम से, जैसे आप कहोगे ना प्रायद्वीपीय पठार हैं, तो उसके बाद क्या है सर, ये मैदानी भाग कहां से है? तो मैंने यहाँ पे गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है थोड़ा सा बस दिखा रखा हूं, पढ़ाऊंगा एक तरह से अलग वीडियो में गंगा नदी के बारे में। और उसमें आपको पता है कि प्रयागराज में मिलती हुई एक नदी यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है जिसका नाम है, प्रयागराज में मिलती है गंगा से यमुना नदी। तो इस पठार के उत्तर में, यह पठार जो उत्तर की तरफ झुका हुआ है, तो यहां से बहुत सारी नदियां जो है ना इस पठार से, इस वाले पठार से और इस वाले पठार से, यानी कि मालवा के पठार से और आपका गोंडवाना, आपका मतलब कि बुंदेलखंड पठार से और छोटा नागपुर के पठार से उत्तर की तरफ बहती हुई जाती हैं, हमारे पठार को काटती हैं, काट कर अवनालिका का निर्माण करती हैं। मैं बताऊंगा अवनालिका क्या होता है। अब देखना उच्चावच, पहली बात क्या होता है उच्चावच, जो मैंने आपको दिखाया है ना, उच्चावच साउथ से लेकर नॉर्थ तक पठार का उच्चावच आप देखेंगे, जैसे कि यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और यह आपका इस प्रकार से है, और यहां पर ऐसे बना है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसे बना हुआ है। जो यह है साउथ वाला पोर्शन है, और यहां पर पानी भरा हुआ अरावली वाला जल भराव क्षेत्र है। ये क्या है? जल भराव क्षेत्र है। ये क्या है? जल भराव क्षेत्र है, मतलब ये अरावली वाला हिस्सा है, जल भराव क्षेत्र। अब यह ऊपर उठा ना, तो यह पूरा का पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। यह प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, यह पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा, जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसमें हमने पढ़ा रखा है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत किसे कहते हैं। उन्होंने साफ साफ इस बात पे चर्चा किया था कि जो यह वाला हिस्सा है हमारा, जो बहुत पुराना, मतलब बहुत पहले से, जिसे हम कहते हैं इंडियन प्लेट, यह जो है एक टेक्टोनिक्स, हैरी हैस का भी नियम हमने पढ़ाया था, जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का नियम, सिद्धांत।
उसके बारे में हमने चर्चा किया था, पिछला वीडियो आप जरूर देखा करें। तो यह तो बहुत पुराना हमारा भारत का एक तरह से कर दिए पार्ट है, जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और बीच में ना टेथिस सागर स्थित है और ऊपर अंगारा लैंड है। तो अंगारा लैंड जो हमारा था ना, और उसी को हम कहते थे कि भाई वह यूरेशियन प्लेट है, जिसको हैरी हैश ने बताया था, वह यूरेशियन पर्वत का प्लेट है पूरा का पूरा। उस प्लेट से और यह वाला जो हमारा इंडियन प्लेट है, हैरी हैश के मुताबिक जब दोनों लड़ते हैं तो दोनों लड़ने के बाद जो यहाँ पे तैतीस सागर है ना, उसको भर देते हैं मलबे लाकर। यानी कि दोनों प्लेटों से हजार, मतलब एक तरह से सैकड़ों नदियां निकलती हैं। उन सैकड़ों नदियां क्या लेके जाती हैं, जरा बताना। बहाती क्या है नदियां? बालू हो गया और कंकड़ पथरीले कुछ हो गए, जो कि वह उस क्षेत्र को, टेथिस वाले पोर्शन को भर दिए। टेथिस वाला जो सागर था उसको भर दिए। भरने के बाद वहां पे दलदली एक तरह से स्थान क्रिएट हो गया और बाद में बहुत ज्यादा धरातली क्रियाएं होती हैं। फिर उसके बाद लाखों करोड़ों साल बाद हमारे हिमालय का निर्माण होता है। ये चीजें मैंने बता रखा है, सब कुछ आप क्रम से जरूर देख लीजिएगा। अब उसी के आगे बढ़ते हैं। तो ये साउथ वाला पोर्शन या नॉर्थ वाला है? हम कहां से साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं। अब हमेशा याद रखना, जो मैप बनाते समय आपका ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो हिमालय तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैला हुआ है, लेकिन जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वह साउथ से नॉर्थ है। ये चीजें दिमाग में रखेंगे, साउथ से नॉर्थ। यह हमारा कौन सा जल भराव वाला क्षेत्र है? यह वाला, जिसे हम कहेंगे कि आपका ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, जिसे आप कहेंगे भाई कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भारत का उच्चावच वाला? यह वाला आपका खंबाती खाड़ी वाला, मतलब कि इसमें कह दीजिए आपका यह भराव, जल भराव वाले क्षेत्र हो जाएंगे, अरब सागर वाले। तो याद रखना, अरब सागर वाला जल भराव वाला क्षेत्र यहाँ पर है। फिर इसके बाद यह कुछ पर्वतीय पठार वाले क्षेत्र हो जाएंगे, यह वाला जो हम दिखा रखे हैं आपको। इसके बाद जैसे जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यह हमारा कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पे टेथिस सागर के कुछ भाग रह गए थे, जहां पे जल भराव था, वो बाद में धीरे धीरे भरते हुए मैदानी भाग बना लेते हैं। मैदानी भाग बना लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश का, जहां पे नदियां बहती हैं, नदियां मतलब भारत में मैदानी भाग पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक है। उत्तर प्रदेश में जो आपका बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, और पंजाब में अमृतसर हो गया, है ना, वहां से लेकर पूरा इलाहाबाद और इधर पूरा का पूरा पोर्शन जो है इलाहाबाद और बनारस, आजमगढ़, यह सब के सब पोर्शन जो हैं उधर से मिलकर एक तरह से क्या बनाती है, मैदानी भाग बनाती हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर इस एक सोख्ता का मैदान है, मतलब जो ये मैदानी भाग है यहीं से बना है। यह पूरा का पूरा जो हम देख रहे हो ना आप, एक तरह से जल भराव वाला क्षेत्र है। यहाँ पे यही पूरा मैदानी भाग है जो हमने बताया, पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक का। यह एक तरह से सोख्ता का कार्य करता है। सोख्ता, जैसे आप देखते हो ना, पानी को सोखने वाला, जिसे कह लो सोख्ता। तो यह सोखता है। जैसे देखते हो जब भी पानी बारिश होती है तो उसमें इस प्रकार का एक यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से बन जाता है। और यह नली रूप में एक तरह से श्रिंकेज के रूप में पानियां नीचे आती हैं। पानी नीचे आकर यहाँ पर एक तरह से सोखता, उसको सोख जाता है। तो हम कहते हैं ना कि जो मैदानी भाग है उसमें पानी की कमी कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें, या फिर पानी बहुत आसानी से वहां से निकाला जा सकता है मैदानी भागों में। क्यों? क्योंकि वहां पे कंकरीले पथरीले जो पर्वत के कुछ टूटे फूटे भाग है वह नहीं देखने को मिलते हैं हमें। इस वजह से हम मैदानी भागों से पानी बहुत आसानी से निकाल कर हम अपना यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हैं भी कंकरीले पथरीले, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं है, हैं भी तो साइड में, यहाँ इस वाले क्षेत्र में है ऐसे। लेकिन अगर मैं पठारी भागों से पानी निकालने के लिए चलूं तो उसमें निकलेगा पानी बहुत, हमको नीचे बहुत गहराई में जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि काफी हाइट तक मोटे परत के रूप में बिछी हुई होती हैं, है ना, समझ रहे हैं। इस वजह से वहां पर हमें, जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे पानी का बहुत किल्लत होता है, तो वहाँ पे पानी वगैरह खरीदे जाते हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे अगर इधर आएंगे पूर्वी वाले इलाके की तरफ, यहाँ भी आपके तेलंगाना जो हैदराबाद वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे पानी की दिक्कत होती है। तो पठारी इलाकों में पानी की दिक्कत स्वाभाविक है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े तो यहाँ पर हमारा ये शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय साउथ से चल रहे हैं भाई, साउथ से चल रहे हैं। शिवालिक हिमालय हमने आपको पढ़ाया। शिवालिक हिमालय के बाद क्या आ जाता है, मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आपका बृहत हिमालय। फिर उसके बाद फिर से आपका यहाँ का यह मैदानी भाग है, यह वाला एक तरह से कह लीजिए यह पूरा का पूरा पूर्वी इलाका आ जाता है। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ भाग हमने छोड़ के रखे हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो यह भाग कौन सा है जो छोड़ा गया है? यह भाग, यह मैदानी भाग है। मैदानी भाग है क्योंकि यहाँ से पानी बहकर, यहाँ से जो पानी, यह पूरा पठारी भाग है, यहाँ से पानी बहकर
यह आपका जो यहाँ पर यह वाला क्षेत्र है आपका अरब सागर वाला, यह पानी भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ से बहुत सारी नदियां इस साइड आई हुई हैं, इस साइड, तो इस भाग को पूरा मैदानी भाग बना दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई हमारा इसी मैदानी भाग में स्थित है। और पूरब वाले हिस्से में देखेंगे तो आपका जैसे चेन्नई हो गया और आपका विशाखापट्टनम हो गया, यह मैदानी वाले भाग में स्थित है। ठीक है, इस चीज को याद, मतलब नीचे पड़ेंगे, यह नीचे पड़ेगा। और यह पठारी भाग है ना, अगर आप पठार पे चढ़ के अगर यहाँ पे चढ़ जाओ महाराष्ट्र के बिल्कुल लास्ट वाले छोर पे, तो ऊंचे से देखोगे नीचे दिखेगा आपका, यह मुंबई नीचे दिखता है। मुंबई को द्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, द्वीपीय एक तरह से शहर कहते हैं, इस बात को भी याद रखना। तो यह द्वीप है बेटा, सॉलसेट नाम का एक द्वीप है, सॉलसेट, सॉलसेट नाम के द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। आपसे पूछा जाता है तो याद रखना, एक जल भरा, मतलब एक तरह से यह द्वीपीय क्षेत्र है मुंबई, बस इतना याद रख लेना। अब जैसे से आपने इस पहाड़ी भाग को देखा तो इधर आपका पता है कि पूर्वी वाला इलाका शुरू हो गया, और यहाँ पर हमारा बंगाल के खाड़ी वाला जल भराव वाला क्षेत्र है, बंगाल के खाड़ी वाला जल भराव क्षेत्र, भाई यह वाला पूरा इलाका इसमें। तो अब यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर चेन्नई, फिर उसके बाद विशाखापट्टनम, इस प्रकार से पड़ेगा। तो ये चीजें हमने उच्चावच आपको दिखा दिया पूरे पठारी हिस्सा का, पठारी भाग का। बताना यहाँ तक कोई भी दिक्कत अगर किसी बच्चे को हुआ हो पठारी भाग को समझने में, किस प्रकार से बना और कैसे हमने इस चीज को समझा, तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज और समझा देते हैं, ध्यान से सारी चीजों को आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। आज हम बस आपको चर्चा करेंगे। आज हम अब फिर हम चलते हैं इस वाले पोर्शन को चर्चा करते हैं, आपके पश्चिमी वाले इलाके को। बेटा पश्चिमी वाला इलाका ध्यान से देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, क्या है, ये आपका विंध्यन श्रेणी है, ये विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी की बात कर लेंगे तो विंध्यन श्रेणी, ये देख रहे हैं विंध्यन श्रेणी, ये पहले हम इस गैप की बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम लोग कौन सा गैप, एक तरह से कहते हैं बेटा किस गैप के नाम से जानते हैं इसे हम लोग राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए बस। यह वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, यहां से बहुत सारी नदियां आती हैं, बहुत सारी नदियां, और इधर से भी एक नदी आती है, आपको पता है ब्रह्मपुत्र, समझ में आ रहा है ना। तो जो ये आपका, ये देख रहे हैं, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि गारो खासी जयंतियां, ये मेघालय वाले पठार में पाई जाती है, इसे मेघालय पठार के नाम से पूरा जाना जाता है। तो जो मेघालय पूरा मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां, ये किस भाग के हिस्से हैं? क्या यह हिमालय के पार्ट हैं, हिमालय के पार्ट हैं, या फिर यह जो है कि आपके प्रायद्वीपीय के भाग हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है यह प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं। फिर अचानक से आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे कट गया, मतलब कैसे बट गया, भाई यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो आप बताओगे कि बहुत सारी नदियां इधर से आती हैं और इस पठार को ना इस प्रकार से क्या कर दी हैं, अवच्छादन, मतलब उसका अवतलन कर दी है, एक तरह से कह लीजिए, मतलब उसको एक तरह से आच्छादित कर दिया गया है। जैसे होता है ना पुरानी पठार वगैरह हैं तो उसको क्या कर देते हैं, एक तरह से उसका अस्तित्व मिटाने के लिए, क्योंकि भैया हमको पता है कि जो चीजें आई हैं वह चीजें खत्म होना निश्चित है ना, निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ भाग जो है एक तरह से अवशिष्ट होगा, प्राचीन होते होते वह विनाश की तरफ चला जाता है। तो ये चीजें हमें याद रखना है थोड़े से। तो किस प्रकार से बना हुआ है, देखिए जैसे कि यह हमारा पूरा का पूरा एक पठार था, एक तरह से मेघालय का पठार था। इस मेघालय के पठार की तरफ से इधर से गंगा नदी है ना, और इधर से मान के चलते इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकली और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके यह मेघालय होते हुए इस प्रकार से ऐसे आ गई। तो मेघालय में यहाँ पर इस प्रकार से आया हुआ, इस प्रकार से मेघालय को जब काटा गया तो एक काटते हुए कई हिस्सों में यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस प्रकार से चीजों को निर्माण कर लेती है। हमारा कौन सा गैप कहलाता है, तो बताएंगे राजमहल, गारो राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। ये चीजें मैं इसका 2-3 नाम अभी बताऊंगा, आप नोट करिएगा। तो ये किसके बीच में है, तो बताना ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है और यह आपका मेघालय का पठार है, इसको जोड़ा गया था। ये पहले एक ही थे, तो बाद में बहुत सारी नदियों के काटने की वजह से यहाँ पे एक तरह से अवतलित हो गया है क्षेत्र, कट पिट गया है, नालिका और नालिका बन गया, वहां से बहुत सारी नदियां आती हैं। तो जिससे हमें यह लगता है कि यह गारो खासी जो जयंतियां हिमालय के हिस्से में आती हैं, तो हिमालय के हिस्से में नहीं है, हिमालय के पार्ट नहीं है, ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। तो ये चीजें दिमाग में रखना है आपको। यह कैसे कटा है तो बस थोड़ा सा फील करिएगा, क्योंकि जो भूगोल है ना, यह पूरा रटने पे नहीं, रटना हो तो आप रट सकते हो,
लेकिन अगर सच में उसमें मजे लेके थोड़ा सा आनंद की भावना लेकर पढ़ने हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ के पढ़ना पड़ेगा। अगर समझ के पढ़ेंगे तो दूसरों को भी बताना आसान लगेगा और चीज़ों को भूलना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही रेयर केस में आप भूल सकते हैं उस चीज़ को अगर समझ के पढ़ेंगे तो देखिए इस प्रकार से काटा गया और यहाँ पे तीन पहाड़ी क्षेत्र बन गए, 3 पठारी क्षेत्र, मतलब एक तरह श्रृंखला के रूप में, जिसे हम गारो खासी जयंतिया कह दिए और इनके गैप को मालदा गैप कहते हैं। किस गैप के नाम से जानते हैं? मालदा गैप। याद रखना, मालदा गैप हो चाहे आपका राजमहल गारो राजमहल गैप हो, गारो राजमहल गैप हो, गारो राजमहल गैप हो, तो हम किसको, इन दोनों को किस नाम से जानते हैं, मतलब इसके गैप को किस नाम से जानते हैं? गारो राजमहल गैप या फिर मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो याद रखना ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, फिगर बनाकर नोट करने की आदत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया क्या, जो राजमहल गारो गैप है या फिर आप उसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं, राजमहल गारो गैप वस्तुतः राजमहल व मेघालय, राजमहल पहाड़ियां, राजमहल का ये पहाड़ियां और प्लस मेघालय के पठार की पहाड़ियों के बीच ही स्थित है, जो कि जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक देने से ही निर्मित हुआ है। ठीक है ना भाई, यह गैप याद रखेंगे जिसे हम मालदा गैप कहते हैं। ये चीजें दिमाग में होना चाहिए। अभी यह अवतलित हो गया है, यह बात आपको याद रखना है, जो कि गारो खासी जयंतिया का निर्माण करता है। अब देखना, जो पठारी भाग है हमारे उत्तर की तरफ झुके हैं इस प्रकार से, तो यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो कि जाकर कहां मिल जाती हैं? यमुना नदी में और गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। तो 2500 नदियां निकलती हैं लगभग, केवल इस मालवा के पठार से 2500 नदियां निकल के कहां जाके मिलती हैं? इन दोनों नदियों में मिल जाती हैं, बड़ी नदियों में। और जो आपका मतलब कि इस तरफ देख रहे जो कटा छटा पार्ट है, तो यह भी बताते हैं अभी, यहाँ से भी बहुत सारी नदियां इधर आती हैं। जो ढलान है ना हमारे भारत का, ज्यादातर पूरब में है, तो यहाँ की जो इधर नदियां बहती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इधर नदियां जो बहने वाली हैं, जैसे खंबात की खाड़ी में ही 2 नदियां आपको दिख रहा होगा, ये नर्मदा नदी है और ये आपका तापी नदी है, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये चीजें याद रखेंगे। तो इन नदियों के भाग में हम जरूर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको होना चाहिए। चलो बता दो। अब देखिए, पठार के उत्तरी हिस्से को, ढाल को, अगर मैं पूरी इस पठार को देखें तो उत्तरी हिस्से की ढाल की तरफ अगर देखा जाए, उत्तर की ओर, यही कारण है उत्तर की ओर की सारी नदियां उत्तर की तरफ बहती हैं, क्योंकि इसका ढाल किधर है? उत्तर की तरफ है ना। जैसे चंबल हो गया, चंबल, बेतवा, नहीं इधर से काउंट कर लो ना, इधर से काउंट कर लो, कौन कौन से? सिंध, नहीं सोन, बेतवा, चंबल, ऐसा कुछ है ना, चंबल, बेतवा, सोन, यहाँ पे इस तरह है ना, चंबल हो गया और बेतवा हो गया, इस सोन नदी, ये तीनों जाकर देखोगे, जो सोन नदी है गंगा नदी में जाके मिलती है। सोन नदी जो है गंगा नदी में जाकर कहाँ मिलती है, बताना जरा। सोन नदी गंगा नदी में जाकर कहाँ पे मिलती है? इटावा में मिलती है, ये तरह याद रखना। ठीक है भाई, इटावा के पास जाके मिलती है। चंबल नदी, जो चंबल नदी है यमुना में, सॉरी चंबल नदी इटावा में मिलती है बेटा ना, चंबल नदी यमुना में, इटावा में जाके मिलती है। और सोन नदी जो है गंगा नदी में मिलती है, आपको पता होना चाहिए। और यमुना नदी प्रयागराज में आके मिलती है गंगा से, यह बात याद होना चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा जब उसकी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, अभी नदियों का जिक्र करूंगा तो उसकी सहायक नदियों के बारे में बताता चलूंगा, कहाँ पे क्या मिल रहा है, यही पूछा जाता है। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा कि पश्चिम में भारत में मतलब इस वाले श्रेणी में, ये आपका पूर्वी श्रेणी है या पश्चिमी श्रेणी है, तो जो आपका पूर्वी पर्वत श्रृंखला है या पूरा का पूरा, यहाँ भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। जैसे कि अगर मैं कह लूँ, यह बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के पठार से यह आपका छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर के पठार से एक महानदी निकलती है, जो कि उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक तरह से मतलब झुकाव इधर ज्यादा है, इस वजह से सारी नदियां इधर बहती हैं। और जैसा कि हमने बताया ना भाई, यह इस प्रकार का उच्चावच है, इस प्रकार का उच्चावच है, जो कि सारी नदियां इधर गिरती हैं और इधर गिरती हैं, क्योंकि इधर ढलान है, इधर मैदानी भाग है और ये पठारी भाग है, तो चाहे नदियां इधर बहेंगी चाहे इधर बहेंगी, तो इधर कटान ज्यादा है पर्वतों का, तो इस वजह से कहते हैं कि इधर ढलान ज्यादा है, इधर से सारी नदियां, मैक्सिमम नदियां इधर आती हैं। जैसे उनमें से यहाँ से निकलती है एक महानदी, इस साइड आती है महानदी, फिर उसके बाद हमारा गोदावरी नदी के बाद कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इस प्रकार से बहुत सारी प्रमुख नदियां इस तरफ आती हैं और इसको काटती हुई चली जाती हैं जगह जगह से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की अपेक्षा पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं ज्यादा कटी छटी हैं। तो आपसे पूछा गया था प्रश्न,
ऐसा कारण क्या है? तो बहुत सारी नदियां आती हैं जो कि इसको छलनी करके और इधर बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, मतलब डेल्टा ही बनाती हैं सारी की सारी बंगाल में बहने वाली नदियां, पश्चिम मतलब बंगाल की खाड़ी में। और ये इधर खंबात की खाड़ी की तरफ यानी कि अरब अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं, या आप सभी बताएंगे। आप सभी के लिए एक यह होमवर्क होगा। ठीक है बेटो, चलो आ जाओ। तो इसके बाद हमने ये सारी चीजें देख लिया। अब हम एक एक करके सबसे पहले आ जाते हैं किसकी तरफ, बताना, आपके प्रायद्वीपीय भाग की तरफ ना। ये चीजें क्लियर हो गई। एक चीज और ध्यान में रखना, ये मालवा का पठार है, ये आपका क्या है, ये आपका अरावली क्षेत्र है, अरावली वाला क्षेत्र है। तो अरावली के क्षेत्र के दक्षिण में मालवा का पठार, मालवा के पठार के दक्षिण में क्या पाया जाएगा आपको, विंध्य श्रेणी के दक्षिण में एक नदी है बेटा, आपका नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा नदी के दक्षिण में आपका तापी नदी पाया जाता है, तापी नदी स्थित है। यह क्रम से आप याद रख लेंगे जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें और हाँ चलिए बताना जरा, इतनी चीजें क्लियर हैं तो फिर मैं आगे चलने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे मतलब कि दोनों अगर देखेंगे पश्चिमी श्रेणी और पूर्वी श्रेणी को मिलाने वाला, दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो बता देना ये नीलगिरी की गांठ है। इस नीलगिरी की गांठ इसी वजह से बनती है जो कि पश्चिमी और पूर्वी का जो मिलन वाला क्षेत्र है। याद रखना, आपसे ये पूछी गई हैं। ठीक है, इस और पूरे भारत का, पूरे प्रायद्वीपीय भारत का या फिर भारत का सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी श्रृंखला है उसका नाम क्या है, बता देना, कार्डमम हिल्स या फिर इलायची की पहाड़ियां यह। और इस नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में यहां पर पाई जाती है अनामलाई श्रेणी, यह भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो यह नीलगिरी की गांठ है तो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो बताएंगे 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य बता देंगे आप, बताना कौन कौन से राज्य बता देंगे। कर्नाटक के बाद केरल के बाद यह तमिलनाडु वाले बेल्ट में फैला हुआ है। यह तीनों राज्यों में फैला हुआ, विस्तृत हुआ है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हैं। नीलगिरी 3 राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है भाई, अब प्रायद्वीपीय भाग का पश्चिमी हम बात कर लेते हैं, कहां से स्टार्ट होता है, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कहां से स्टार्ट होता है। सिर्फ आज थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, फिर उसके बाद कल से विस्तार रूप से एक एक चीज देखना। यह हमारा क्या है, तापी नदी घाटी है, और ये हमारा नर्मदा नदी घाटी है। तो नर्मदा नदी घाटी जो है कि विंध्य श्रेणी को काटकर, और तापी नदी के दक्षिण में मतलब सॉरी इस सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी है। तो तापी नदी घाटी से लेकर कहां तक, कार्डमम हिल्स तक पूरा का पूरा हम क्या कहेंगे, यह हमारी कौन सी श्रेणी है, पश्चिमी श्रेणी है। ठीक है, पश्चिमी श्रृंखला है, पूरा का पूरा याद रखेंगे, पश्चिमी प्रायद्वीप का श्रृंखला है जो आपसे पूछा जाता है कहां से कहां तक फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पश्चिम की तरफ वाला, और पूरब की तरफ वाला हम लोग कल देख लेंगे, अगर ज्यादा आज नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले राजस्थान, मतलब कि अरावली हिल्स की तरफ। बेटा अरावली हिल्स को बहुत अच्छे तरीके से भी देखेंगे हम लोग, फिर इसके बाद इस एक तरह से मालवा के पठार को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं दोनों को। देखिएगा, ये जो अरावली हिल्स हैं, अरावली पर्वतमाला है जो कि राजस्थान वाले बेल्ट में फैला हुआ है, ये चीजें पहले दिमाग में रखना है। अरावली पर्वत गुजरात के पालन से, ये देख रहे हो पूरा का पूरा अरावली, ये गुजरात के पालनपुर से, गुजरात में एक पालनपुर पड़ता है, वहां से लेकर दिल्ली रीज तक, ये दिल्ली है, तो पूरा का पूरा दिल्ली जो है ना इसी पे स्थित है, याद रखना। अरावली पर्वतमाला पे स्थित है, एक प्रश्न पूछ लिया गया था। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से, ये देख रहे हो 3 पार्ट में उन्हें बांट रखा है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली रीज तक फैली हुई है, विस्तार है। कितने किलोमीटर तक विस्तार है, 800 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कहां से कहां तक है, तो बता देना, पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली रीज तक। दिल्ली में भी एक जगह है मजनू टीला, नाम मजनू टीला, वहां तक फैला हुआ है। और अरावली का सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर, जो कि कहां पड़ता है, इस माउंट में, इस श्रृंखला के माउंट आबू वाले क्षेत्र में पड़ता है, इसमें स्थित है। ठीक है, और यहीं पर जैनों का जो सबसे एक तरह से विशाल, सबसे बड़ा एक तरह से मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है, दिलवाड़ा का मंदिर है। वो कहाँ पे स्थित है, यह इसी वाले क्षेत्र में स्थित है बेटा, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में। इसको आप याद रखेंगे, जो पूछ लिया जाता है बहुत बार। ठीक है ना, राजस्थान वाले इलाके में। ठीक है, अब यहीं पे जो आपका दिलवाड़ा का मंदिर, इससे थोड़ा से आगे एक बनास नदी है। बनास नदी काटती है इसको, किधर से किधर काटती है,
पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से उत्तर, मतलब कि एक तरह से उत्तर पूरब समझ लीजिएगा, इस साइड जाती है और यहाँ पे जाने के बाद यह इसमें ऐसे लौट आती है। ये बातें आप याद रखेंगे मालवा के पठार से, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मालवा के पठार की तरफ। अब एक चीज़ तो आपको पता ही है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है हमारा, और ये इसकी सबसे पुरानी श्रृंखला है यह, है ना, लगभग बहुत पुरानी है। और इस पे सबसे मतलब इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं। अब अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार स्थित है। कौन सा? अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। इस मालवा के पठार वाले क्षेत्र में जो ढाल है ना, उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ, इस तरफ है, ऐसे है उत्तर की तरफ, जैसे मैंने वहां पे बता रखा है, आप देख रहे हो ना उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ ढाल है इसकी, उत्तर की तरफ ढाल है। तो यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जो मैक्सिमम नदियां होती हैं इसको काट देती हैं। काटने के बाद यहाँ पे अवनालिका का निर्माण करती हैं। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, तो जो यह आपका मालवा का पठार कैसे बना है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर ज्वालामुखी के एक तरह से जो निर्माण, ज्वालामुखी जो है जब विस्फोट होता है तो वहाँ पे उसमें लावा के निर्माण होते हैं, बेसाल्ट चट्टान जिसे बोला जाता है। तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, जो कि एक ज्वालामुखी प्रक्रिया है। ज्वालामुखी के अंदर से जो एक तरह से मैग्मा निकला था, मैग्मा निकलता है, मैग्मा मतलब एक तरह से परत दर परत बिछ गया है, उसकी परतें मोटी हो गई हैं। तो वहाँ पे जब बारिश वगैरह होता है ना, या फिर नदियां बहती हैं वहां से जो बारिश होने के बाद, तो वह नदियां एक तरह से मिट्टी, काली मिट्टी को एक तरह से बहा के लाती हैं। तो इस वाले क्षेत्र में हम कहते हैं ना, काली मिट्टी की संख्या मतलब एक तरह से बहुलता ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। मालवा के पठार में किस मिट्टी की? मिट्टी पढ़ाए नहीं है, मिट्टी पढ़ाएंगे। तो किसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलता है? हमें काली मिट्टी की मात्रा ज्यादा देखने को मिलता है। ये सब जोड़ना है आपको, ठीक है। और इसी यही वजह है कि चंबल, काली, सिंध, बेतवा, बहुत सारी नदियां, 2500 नदियां हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा नदी जैसे मैं बता देता हूं, चंबल, क्रम से याद रख लीजिएगा, चंबल, काली, सिंध और बेतवा, चंबल, काली, सिंध और बेतवा, यह सब यमुना में कोई और बड़ी नदियों में जाके मिल जाती हैं, उत्तर की तरफ बहती हैं, यही कारण है। आपको पता है यहाँ पर जो नदियां हैं किस प्रकार से एक अवनालिका के निर्माण करती हैं। मान लीजिए आपका मालवा का पठार है, तो इसको ऐसे काट देती हैं, ऐसे काट के बीहड़ का निर्माण करती हैं। बीहड़, बीहड़ कहिए या फिर कहिए उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़। आपने सुना होगा जो शोले मूवी है उसमें चंबल घाटी के डाकू, तो चंबल घाटी के डाकू इसी वाले क्षेत्र में बहुत जगह जगह छुप जाया करते थे, इतने बीहड़ बन जाते थे नदियों के काटने की वजह से, घोड़ा दौड़ाकर या फिर छिप जाते थे, जो हमारा प्रशासन रहता था वहां तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती थी। लेकिन अब तो इतना ज्यादा विकास हो चुका है कि अब उस कहीं भी छुप जाए, जमीन के अंदर भी अगर छुप जाते हैं डाकू तो वहां से भी निकलेंगे। अब चंबल के पहले देखते थे मूवी किस प्रकार से बनाई जाती थी, चंबल के डाकुओं पर डाकू वाला बंदूक लेकर, अब बंदूक नहीं, अब तो गोला बारूद, सीधा लैंड करोगे नीचे, नीचे कितनों भी नीचे बिछे रहो, एक तरह से माइन से बिछा कर उड़ा दिए जाओगे बेटा। इस प्रकार से सारी चीजें आप देख रहे हो ना, यह किस प्रकार से चीजें आपको दिख रही हैं। इसी को कहा जाता है अवनालिका। अवनालिका यानी कि नालिका भी कह सकते हो, अवनालिका भी कह सकते हो, जहां पर पानी का भराव हो जाता है। और यह पूरा का पूरा जो आपका मालवा का पठार है जगह जगह कट जाता है, कट जाता है, और इस प्रकार से हमको यह कटा फटा क्षेत्र दिखाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घाटी के नाम से जानते हैं, या फिर एक तरह से अवनालिका कहते हैं उसको। तो अवनालिका समझ में आया, एक तरह से गहरी नाली के निर्माण करके उसमें पानी का भराव हो जाना, ठीक है ना। यह चीजें आप याद रखेंगे। अवनालिका अपर्दन भी इसे ही कहते हैं, जो कट जाता है नाली उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपका खत्म हो गया, और इसके आगे हम लोग आएंगे नेक्स्ट में। तो इस मतलब कि आपके जो आपका झारखंड में स्थित है, झारखंड, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में स्थित है छोटा नागपुर का पठार, और इस पूर्वी वाले इलाके के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पश्चिमी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे, सबसे ऊंची पर्वत कौन है, ये सब सारी चीजें जानते हुए आगे चलेंगे। आज बस थोड़ा सा हमने परिचय दिया है जो आपको जानना है, जानना चाहिए। अब एक एक के बारे में, जैसे आज हमने डिस्कस कर लिया इस दोनों के बारे में, तो कल इसके बारे में और इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, एक एक करके सबके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। नमस्कार। आप इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई तक जरूर पहुंचाइएगा, और इसका नोट्स आप बनाएंगे अपने से, जिसमें कुछ चीज़ें जो हमने बताया है उसको लिखते भी चलेंगे जगह जगह, जिससे कि बहुत बढ़िया से आपका प्रिपेयर होगा, और एक नोट्स के रूप में आप हमेशा बना के रख पाओगे अपने पास, जो कभी भी आप देख सकते हो उसको। धन्यवाद।